हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को समाप्त करने वाले हैं, यानी आज थोड़ा सा लंबा क्लास होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज के तीसरा क्वेश्चन को, और एक एक करके हर एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में ही 3 गो क्वेश्चन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। फिर इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सा विधि लगाना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग मसा बोलते हैं, और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग लसा बोलते हैं, यानी महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना है। देखिए इसमें तीन संख्या दिया हुआ है, तीन संख्या दिया हुआ है। इसमें भी 12, 15 और 21 हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसा आ गया है जिसमें तीन गो संख्या है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ये हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे दे दिया है टर्म कंडीशन कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। इसका मतलब कि क्लियर है कि इन तीनों का हमें गुणनखंड करना होगा। तो 12 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 12 का गुणनखंड अगर करते हैं, 12 को तोड़ते हैं तो 2 से जाएगा कितना बार में? 6 बार में। फिर 2 से जाएगा 3 बार में। अब ये 3 से जाएगा 1 बार में। तो इस तरीके से 12 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। तो 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 1। इसके अलावा और कोई गुणनखंड है नहीं। अब 15 को देख लेते हैं। 15 टूटेगा किस में? 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक जो 5 है। 3 से जाएगा 5 बार में, और 5 से अब डायरेक्ट जाएगा 1 बार में। तो देखिए अब हम 15 बराबर क्या लिख सकते हैं? 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 1। इस तरीके से एक संख्या और है 21, 21। तो 21 का अगर हम गुणनखंड करें, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट का इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक 21 में 1 है, तो ये जो है ना नहीं जाएगा। 3 से जाएगा डायरेक्ट 7 बार में। अब 7 से ले लेते हैं 1 बार में। इसको हम क्या लिखेंगे? 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 बराबर 3 गुणे 7 गुणे 1। और हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। क्या निकाल लेते हैं? पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एचसीएफ हम उसी को बोलते हैं जो तीनों संख्या में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए एक तो 3 मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। देखिए इन तीनों संख्या में एक क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, तो हम 3 ले लेंगे। दूसरा संख्या क्या मिल रहा है? देखिए दूसरा संख्या 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और इसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा ना, 3 में और 1 में गुणा कर लेंगे, 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ना एचसीएफ हो गया। अब हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएफ आया हुआ है, पहले हम एचसीएफ को लिख लेते हैं। एचसीएफ 3 है गुणे, अब जो संख्या बच गया जो कि हेरा से बाहर है, उन सबका गुणा करेंगे। तो ये 2 गुणे 2, देखिए 2 गुणे 2। अब इसमें क्या बच रहा है? 5, इसमें क्या बच रहा है? 5, इसमें क्या बच रहा है? 7। तो ये संख्या बच रहा है। अब इस सबका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। सबका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? देखिए तो गुणा इस तरीके से करिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, और 60 7 कितना हो जाएगा? 420। तो ये हमारा जो है ना एलसीएम हो गया। हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया पहला क्वेश्चन का। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17, 23 और 29। इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है 17, 23 और क्या है 29, इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए फैक्टर करेंगे पहले। ऐसे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 17 जो है ना एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। ये तीनों संख्या वे संख्या है जो केवल अपने आप से कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा। तो इसका गुणनखंड हम सबको पता है, 17 का गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 17 जो है ना 17 से ही कटेगा, आना तो एक से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से कटेगा नहीं। बात करते हैं 23 का, तो 23 भी एक ऐसा संख्या है जो केवल 23 से कटेगा और नहीं तो एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। बात करते हैं 29 का, 29 भी एक ऐसा संख्या है जो कि 29 से कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब इन तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। और एचसीएफ में देखिए इसमें मिल क्या रहा है, एचसीएफ में एक ही चीज मिल रहा है, केवल एक। तो हमारा जो एचसीएफ है ना इसका एक हो जाएगा। बात करते हैं इसका एलसीएम का, तो एलसीएम में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 है एचसीएफ, एचसीएफ को हम लोग ले लिए, उसके अलावा कुछ भी जो बच रहा है उसको गुणा कर लेना है। 17 बच रहा है, 23 बच रहा है और 29 बच रहा है, बस गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद जो आएगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। 23 और 17 को गुणा कर लेते हैं, तो 23 गुणे 17 जब करेंगे ना तो 17 × 51 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 29 हो जाता है, 34 5 क्या हो जाएगा, 34 5 39 हो जाता है, 391 आ गया। अब 29 में गुणा करना है, 29 में गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए 9 से पहले कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 9 81 हासिल 8 9 3 27, 8 7 15 यानी 35 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 दूना 18, 3 दूना 6 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11 यानी 11 33 0 9, 11 33 और 9 इतना हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 11 33 9 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11 33 9 यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऐसे भी देख लेते हैं 7 3 21 और 21 में 9 में गुणा करेंगे, 21 9 9 इकाई का तो 9 आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 9 और 25। तो 8 9 और 25 दिया है, 8 9 और 25, 8 9 और 25 दिया हुआ है। तो 8 का फैक्टर करेंगे ना, तो 8 का फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, 8 किससे किसे कटेगा, 8 कटेगा 2 से, तो 2 दूना 2 दूना 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके अलावा 1 से कटेगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 और ये 1 से हो जाएगा। उसके बाद 9 को हम लिख लेते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 3 से, 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 और लास्ट में 1 आ जाएगा। 25 का फैक्टर कर लीजिए, 25 का फैक्टर करेंगे ना तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में बस एक ही मिल रहा है, कॉमन इसमें जो है ना एक ही है, कॉमन जो है एक है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे, तो एचसीएफ को लिख लेते हैं और इसके अलावा जो भी बच रहा है, देखिए 2 2 2 3 बच रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 2 है, 3 गुणे 3 5 5 2 है, 5 गुणे 5 गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है ना आंसर इस तरीके से आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 के 24 24 दिया कितना हो जाएगा, देखिए इस तरीके 25 दूना देखिए 25 50 25 25 गुणा कर लिए, 25 25 दूना 50 50 दूना 100 100 दूना 200 और 200 का गुणा जब हम 9 में करेंगे ना तो 1800 हो जाएगा डायरेक्टली। यानी हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आंसर डायरेक्ट 1800। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया हुआ है 9 दिया हुआ है।
और कह रहा है कि इसका जो एलसीएम है ज्ञात करना है। 306 और 657 दो संख्या दिया हुआ है और इसका एलसीएम भी दिया हुआ है, हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है एचसीएफ दिया है कितना कितना का, 306 और 657 का जो एचसीएफ है 9 दिया हुआ है और हमें एलसीएम जो है निकालना है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, यहाँ पे एक सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें दो संख्या क्या है, 306 और 657 है। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ कितना हुआ है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है और एलसीएम हम लोगों को पता नहीं है, तो हमें एलसीएम निकालना है हम लोगों को। अब देखिए जो ये 9 है ना, एलसीएम के गुणा में है, तो हम अगर एलसीएम डायरेक्ट निकालना चाहें तो 306 गुणे 657 बाटा में, ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में, बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। अब इसे हम कटा देते हैं। देखिए इसको कटाते हैं, पहले देखते हैं करता है कि नहीं करता है। 3 9 27, ये 306 जो है ना कट जाएगा, 9 3 27, 30 था, 3 दिया इसको 36 हो गया, 9 चौके क्या हो जाएगा 36, तो ये 34 बार में कट गया। तो हम एलसीएम बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 34 गुणे 657, यानी 34 गुणे 657। तो एलसीएम हमारे पास निकल के आ जाएगा 34 और 657 का हम गुणा कर लेंगे, 657 और 34 का गुणा कर लेंगे। 7 चौके 28, हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, 6 चौके 24 2 26, 3 7 21, 5 3 15 2 17, 6 3 18 1 19, तो 8 3 7 6 13 और 9 2 11 1 12 और 1 ये 22 33 8 आ रहा है हमारे पास आंसर। इसका जो आंसर आ रहा है 22,338 इसका जो है आंसर आ रहा है। तो यही हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन 5वें की ओर चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n कोई प्राकृतिक संख्या है और कह रहा है ना कि उस n के मान के लिए 6 के पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है, आइए जांच करके देखते हैं कि 6 के पावर जो n है ना कभी 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये जांच करना है हमें। और n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है और n एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान क्या हो सकता है, n का मान हो सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरीके से होता है प्राकृतिक संख्या। ये हमारा n का मान है, लेकिन जांच हमें करना है 6 के पावर n को, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे जांच, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे जांच 6 के पावर जो n है। अब यहाँ पे n की जगह पे प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या में या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा या 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्राकृतिक संख्या में। तो n के यहाँ पे हम बारी बारी से रख के n का मान जो है ना चेक करेंगे कि ये कभी 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं, और इसका इकाई हम कह रहे हैं 0 पे समाप्त हो रहा है, कह रहे कि इसका अंक जो है ना ये 6 के पावर n जो है
अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे हम जांच करते हैं बारी बारी से। पहले हम n के जगह पे 1 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए n बराबर जब हम 1 रखेंगे, n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो 6 के पावर n जो आएगा वो आएगा 6, यही आएगा, क्योंकि 6 के पावर 1 का मतलब ही होता है 6। और जब n बराबर हम 2 रखेंगे तो 6 के पावर n जो है, 6 के पावर n का जो मान है वो आएगा 6 के पावर 2, क्योंकि n का जगह कौन ले लेगा, 2 ले लेगा। अब यहाँ पे हम 6 के पावर 2 का मतलब 2 गुणे, यहाँ पे करेंगे 2 बार गुणा 6 का, 6 गुणे 6, तो ये जो हो जाएगा 6 के 36 हो जाएगा। ये भी 0 पे समाप्त नहीं हुआ। अब हम क्या रखेंगे, 3 रख के देखेंगे, n का मान 3 रख के देख लेंगे। 6 के पावर n क्या बनेगा, 6 के पावर 3 बनेगा, और 6 के पावर 3 का मतलब होता है 6 गुणे 6 गुणे 6। इस तरीके से अगर हम 3 बार 6 को गुणा करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आएगा 6 6 के 36 और 36 18 3 21 216 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम n एक प्राकृत संख्या और यहाँ मान जब रख रहे हैं तो 6 के पावर n का जो निकल के आ रहा है मान वो हमेशा बढ़ते ही क्रम में आ रहा है, यानी ये कभी 0 पे समाप्त हो ही नहीं सकता, ये कभी 0 पे समाप्त हो नहीं सकता। एक तरीका और है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि 6 के पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मान जो है ना इसका बढ़ते ही क्रम में जा रहा है। एक तरीका और है कि यदि 6 के पावर n की बात की जाए और जब 0 पर समाप्त हो रहा होगा, एक तरीका ये है कि यदि 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो रहा होगा, यदि 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो रहा होगा, इसका मतलब कि इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। 6 के पावर n, यदि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रहा होगा, 0 पर समाप्त होगा, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक जो होगा 0 होगा, इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। ये दूसरा तरीका है कि यदि 6 के पावर n अगर 0 पर समाप्त होगा तो इसका इकाई अंक जो है ना 0 हो जाएगा। और जब इकाई अंक 0 होता है किसी भी चीज का, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, जैसे मान के चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं अभी के लिए, अगर मान के चलते हैं कि कोई संख्या है, जैसे मानते हैं यहाँ पे 10 मान लेते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या है 0 है। और जब कोई भी संख्या हो, 10 हो या 20 हो या 30 हो, कुछ भी, तो ये फिक्स है कि या तो ये जो है ना इसके गुणनखंड में, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 हो जाएगा, एक तो 2 और एक 5 हो जाएगा। इसका गुणनखंड में क्या होगा, इसके गुणनखंड में भी 2 होगा नहीं तो 5 होगा, 2 का गुणनखंड इस तरीके से 2 दूना 4, 4 5 20। इसका गुणनखंड अगर करते हैं तो ये क्या निकलेगा 6 और 5, 6 5 30 होता है, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यानी देख सकते हैं कि जब भी किसी भी संख्या का अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है, इसका मतलब कि उसका इकाई अंक में 0 है। और जब इकाई अंक 0 होगा, जब इकाई अंक में 0 होगा, जब इकाई अंक में 0 होगा, जब इकाई अंक 0 होगा, तब उसके गुणनखंड में उसका एक गुणनखंड जो है ना, उसका एक गुणनखंड 5 होगा। ये फिक्स है कि यदि किसी भी इकाई अंक, अगर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रहा है तो उसका इकाई अंक 0 होगा, और जब इकाई अंक 0 होगा इसका मतलब कि उस संख्या में एक गुणनखंड 5 जरूर होगा, क्योंकि 5 नहीं आएगा उसके गुणनखंड में तो 0 हो ही नहीं सकता उसके इकाई अंक कभी भी। तो इसका मतलब ये है कि 6 के पावर n जो है, इसका मतलब जो 6 के पावर n जो है ये क्या है, ध्यान दीजिए, 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 अब पावर n, और यहाँ पे हम करें इसको, अगर करें अलग अलग तो 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कुछ है ही नहीं, जबकि ये कह रहा है कि इसके गुणनखंड में 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे लिखेंगे जबकि 6 के पावर n जो है इतना है,
तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 6 के पावर n, 6 के पावर n, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके गुणनखंड में ना 5 है ही नहीं, समाप्त नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से किसी भी तरीका को अप्लाई करके आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6, और यही क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन का आ रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न को बताना है, एक संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है। इन दोनों संख्याओं को बताना है कि ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या का मतलब आप सभी लोगों को पता है, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं होती है जिनका गुणनखंड, जिनका गुणनखंड कम से कम 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, यानी कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और एक कम से कम और किसी से कट जाए, तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है, यानी कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए उसका। तो आइए इन सबको जांच कर लेते हैं कि ये संख्या जो है ना भाज्य है या नहीं है। हमें यही जांच करके बताना है कि ये संख्या है, व्याख्या करना है कि कैसे ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल 7 × 11 × 13 + 13 है। इसको पहले हम जांच कर लेते हैं कि ये भाज्य संख्या कैसे है। तो आप लिखेंगे, इन देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में जो है ना, देखिए यहाँ पे जो है ये एक संख्या हो गया और ये अलग हो गया, लेकिन इसको भी जोड़ना है, एक ही संख्या है। और इन दोनों में जब कोई भी संख्या में या कोई भी समीकरण में अगर प्लस माइनस आता है तो पद अलग अलग हो जाता है। तो इन दोनों पद को हम क्या करेंगे, दोनों पद में से कुछ कॉमन कर लेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो इन दोनों में से हम 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 13 कॉमन का मतलब भाग करना, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग करना। अगर हम इन दोनों में भाग कर रहे हैं 13 का, तो इस संख्या में से 13 का भाग करेंगे ना, तो यहाँ पे बचेगा 7 × 11, 7 गुणे क्या बचेगा, 11 बचेगा। और प्लस इसमें क्या बच रहा है, 13 को 13 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 13 को 13 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 13, ये 11 7 क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा + 1। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 13 × 77 और 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 77 1 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ना, इन दोनों गुणा करेंगे ना तो एक संख्या बन जाएगा। और इस संख्या को बताना है कि ये संख्या भाज्य है। इस संख्या को हम गुणा करेंगे तो बताना है कि ये कैसे भाज्य है। देखिए भाज्य कैसे है, अभी यहीं से हम गुणनखंड कर लेते हैं। 13 को हम 13 ही छोड़ देते हैं और 78 को हम क्या लिखेंगे। देखिए 78 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको हम 2 से तोड़ेंगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 6, यहाँ से लेगा इसको 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 3 से जाएगा 13 बार में और 13 से जाएगा 1 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। तो आप देख सकते हैं और गुणे 1 कर लेते हैं। तो ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है यानी 78 और 13 का गुणनफल क्या बनेगा। देखिए 13 और 14 से 104 यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे, और हासिल 10, 63 91 और 10 101, यानी ये जो संख्या बनेगा 1014 बनेगा। और 1014 एक क्या है, भाज्य संख्या है। कैसे, क्योंकि ये 1014 जो है 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है। कम से कम 3 अगर गुणनखंड हो गए तो संख्या भाज्य हो जाता है, जबकि इसके तो 3 से भी ज्यादा बहुत सारा इसका जो है गुणनखंड हो रहा है। तो इसलिए ये संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे
अतः लिख देंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड ना 3 से ज्यादा हो रहा है यहाँ 2 से ज्यादा हो रहा है, 2 या 2 से अधिक हो रहा है। अगला संख्या क्या है? अगला संख्या हमारे पास ये संख्या है, इसको भी जांच कर लेते हैं। क्या है अगला संख्या? 7 गुणे 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब देखिए ये जो संख्या है एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन दोनों को मिला के एक संख्या अलग से बनाया गया है। इन दोनों में भी 5 मिल रहा है तो हम 5 का कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे जो 7 है बच जाएगा, 6 बच जाएगा और ये 5 जो है ना कॉमन में आ गया। फिर बचेगा क्या? 4 बचेगा, फिर क्या बचेगा? 3 बचेगा, प्लस का है, गुणा में ये 2 है तो 2 रह जाएगा, गुणा में 2 है तो 2 रह जाएगा, और गुणे 1 प्लस इससे कॉमन करेंगे ना तो 5 से भाग करेंगे 5 को तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, अंदर में इन सब का गुणा कर लीजिए। देखिए इस तरीके से होगा, 2 एकम 2 3 दूना 6 और 6 चौके 24, 24 छक्का कितना हो जाएगा? 24 छक्के तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 हासिल 2 और 4 दूना 12 2 14 हो जाएगा, 144 हो रहा है इतना तक। उसके बाद 7 से गुणा कर लीजिए तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 हासिल 2, 7 चौके 28 2 30 हासिल 3 7 3 10, 1008 आ रहा है। अब प्लस में 1 है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब 108 है, 1008 है, 1008 में 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1009 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं। और ये चीज जो है ना, ये जो संख्या है इसके गुणनखंड में 1 भी है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या के गुणा में जो है ना 1 होता है, और 1 से तो कोई भी संख्या कट ही सकता है। तो इसका आप देख सकते हैं, एक तो गुणनखंड 5 हो गया, दूसरा गुणनखंड 1009 हो गया, और तीसरा गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ 3 संख्याओं से तो अभी कटते हुए नजर आ रहा है। अभी इसको तोड़ेंगे तो और भी संख्या से कटेगा, तो इसलिए इसका भी गुणनखंड जो है ना, अतः इसका गुणनखंड, इस संख्या का गुणनखंड लिख लेते हैं, इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यानी इन दोनों संख्याओं को देख सकते हैं आप, दोनों संख्या एक भाज्य संख्या है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का क्वेश्चन जो है ना, ये छठा लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, और इसी के साथ आप लोगों का 1.2 क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज समाप्त होता है। और हम लोग मिलते हैं कल एक नए एक्सरसाइज यानी 1.3 के साथ में, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कल का होने वाला है, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और हर साल उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।